नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप देख साथ हैं। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ के गांव दोगड़ा अहिर के अंदर उपस्थित हैं। और पिछली दफा जिस प्रकार से अहिर रेजिमेंट के मुद्दे को लेके जो चर्चाएं हुई थी और जोरदार वहां पे विरोध भी हुआ था इसके बारे में, यहाँ के जो अहिर रेजिमेंट की जो मांग है, इस मांग को लेके सरकार क्या सोच रही है? क्या यहाँ के जो नौजवान है वो योद्धा नहीं? क्या यहाँ वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धा नहीं थे? और इस अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आज दोगड़ा अहिर के अंदर महापंचायत का ऐलान फिर हुआ है और यहाँ पे महापंचायत हुई है। हमारे साथ ये रेजिमेंट के जो सदस्य यहाँ पूछे हैं वो भी है, अंदर महापंचायत चली हुई है। लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं सरकार से कि हर बार इन्हें निराश क्यों किया जाता है? इस इलाके की जो मांग होती है उस मांग के ऊपर हर बार आप मुकर क्यों जाते हैं? कुछ ही मांगे जो नॉर्मल मांगे होती है वो इस इलाके को मिलती हैं। इसके अलावा जो इस क्षेत्र को जो मांगे चाहिए वो कभी भी पूरी नहीं होती। और जो सरकार बनती है वो इसी इलाके से सरकार बनती है, ये आप भी जानते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ रेजिमेंट के जो मुख्य अतिथि हैं और जो महान पुरुष है वो हमारे साथ बने हुए हैं। इनका क्या कहना है इसे मांग को लेके? नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते जी। बताइए। देखिए, अहिर रेजिमेंट का मुद्दा मेरे ख्याल से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का, जब अंग्रेजों ने जाति आधारित, क्षेत्र आधारित और धर्म आधारित पलटनों का गठन किया तो अहिरों को बाहर कर दिया। वजह ये थी कि 1857 की क्रांति में राव तुलाराम जी के नेतृत्व में नसीबपुर में एक बहुत बड़ा घमासान हुआ था और ये पूरा इलाका जो है खड़ा हो गया था अंग्रेजों के विरोध में। तो अंग्रेजों ने जो 1857 के बाद फौज खड़ी करी, उसमें दो ही पहलू लिए कि जो अंग्रेजों के साथ था उसकी बना दी और जो अंग्रेजों के विरोध में था उसकी नहीं बनाई। और इसी वजह से ये आपका जो अहिर रेजिमेंट की मांग है शायद दबी हुई है। क्या हुआ कि जब तक अंग्रेज का राज था जब तक तो हमें कोई उम्मीद थी नहीं जी कि भाई न्याय होगा। लेकिन फिर भी अहिरों को दो मौके मिल गए। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आई तो आदमियों की, लड़ाकों की जरूरत पड़ी, तो आपको ताज्जुब होगा 19,546 अहिर लड़ाके मोर्चे पे थे। उसके बाद थोड़ी सी हमारी पहचान हुई। कनीना के कई सरदारों ने बहादुरी के पदक भी जीते, कौशली के सरदार साहिबान भी थे और भी दूसरे क्षेत्र, इलाके, गांव ठिकानों से थे। तो क्या हुआ कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में 38,150 अहिर, ये मैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा इसलिए दे रहा हूँ, ये एनुअल क्लास रिटर्न से मैंने लिया है। कोई ये सोचा कि बुड्ढो ऐसी फेंक रहे उसे जी। तो 38,150 योद्धा लड़े। अब आप देख लो कि 19,546 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे तो मेजर बिंगले ने यह कहा कि हिंदुस्तान की जितनी भी हिंदू जातियां, हिंदुस्तान मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारा मिला के, उसमें नफरी की तादाद में, नफरी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा लड़ाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए वो अहिर कौम के थे, इस क्षेत्र से थे। अब क्या है, धीरे धीरे हमारे जो फिर से जो अंग्रेजों ने हमारी नफरी थोड़ी सी बढ़ाई, लेकिन रेजिमेंट फिर भी नहीं दी। और रही सही कसर ये होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिंगापुर में अहिरों की टुकड़ी ने बगावत फिर कर दी। तो 1945 के बाद में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आर्मी का, तो वो जो सीओ वहां था कर्नल एफेंडन, वो इस रीऑर्गेनाइजेशन की कमेटी का सदस्य था। जो 19 हैदराबाद जिसको अहिरों ने पैदा किया और सबसे पुराना हिस्सा थे, उस 19 हैदराबाद से ही एक तो बिहार रेजिमेंट निकली और दूसरा 19 हैदराबाद का नाम कुमाऊं रेजिमेंट करा गया। और कुमाऊं रेजिमेंट में सजा के तौर पे अहिरों को 25% का हिस्सा दिया गया, जबकि वो 33% का पहले हिस्सा था और उन्होंने 19 हैदराबाद पैदा करी थी। और जो कुमाऊनी 1920-22 के बाद में आए जी, उनके नाम से कुमाऊं ग्रुप कर दिया और उनकी नफरी 75% कर दी। इस सत्य और तथ्य को कोई बताने के लिए या डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं। अरे इतना सा कुमाऊं एक जिला है और अहिर जो सबसे बड़ी आबादी वाली कौम है पूरे हिंदुस्तान में, उनको नहीं बनाया, उनको 4 आने की हिस्सेदारी, और जो एक जिला था उसको 12 आने की हिस्सेदारी। क्योंकि रेजिमेंट की हम बात करें तो रेजिमेंट काफी है, लेकिन सिर्फ अहिर रेजिमेंट ही क्यों नहीं? सभी को पता है, हमारे जो मुख्यमंत्री उनको पता है, जो प्रधानमंत्री उनको पता है, आने वाली जो भी सरकारें सबको पता है, सभी रेजिमेंट है, लेकिन सिर्फ अहिर रेजिमेंट नहीं। और इस अहिर रेजिमेंट की मांग को लेके जो अहिर रेजिमेंट के युवा हैं उनमें भी काफी जोश है और जो उनके मार्गदर्शन करते हैं, जो पिता तुल्य हैं, उनमें भी काफी जोश है। तो अभी इसके बारे में सोचने वाली बात नहीं है, इसको बनाने वाली है कि बनाओगे कब, वो ठप्पा लगाओगे कब,
जी बताइएगा। अब लोग, पहली बात तो लोग इसको हमने धीरे धीरे चेताया कि अन्याय ये हुआ, और अब दुखद पहलू ये है जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं या ऊपर जो तख्त पे बैठे हैं वो इस मुद्दे को न तो समझना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। सारी कहानी उनको ऐसा लगता है कि ये एक नाम की लड़ाई ना। कमी कहाँ है? कमी बताएंगे, कमी कहाँ है? ये मांग पूरी नहीं हो रही, कमी कहाँ है? हमारे अंदर कमी है या सरकार के अंदर कमी है? ये सबसे बड़ी कमी तो हमारे जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी है। लोकतंत्र में पूरी एक ढांचा बना रखा है, अनदेखा किया जा रहा है इसे। मैं थोड़ी पंचायत में बैठूंगा दिल्ली में जी। पंचायत में बैठाने के लिए हमने अपने लोग चुन के भेजे हैं। अब दिक्कत क्या है, ये सबसे बड़ी क्या है, देखो फौज की नैतिक जिम्मेदारी है जी। कि जिस कौम ने पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए खून बहाया है, बलिदान दिया है, और जिसकी एक असाधारण सैन्य परंपरा है, कोई ऐसा वीरता का पदक नहीं है जो हीरों के पास में नहीं है, तो उसकी सैन्य परंपरा को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? फौज की है, सरकार की है। अरे आपने सुना होगा कि विदेश से चित्ते लाए, बोला भाई चित्तों को बचाना है, शेर को बचाने के लिए गिर के अंदर इतना वो चल रहा है। अरे जब तुम जानवर बचाने के लिए इतनी मुहिम कर रहा है तो हीरो की सैन्य परंपरा बचाने के लिए भाई पीछे क्यों हट रहे हो? जी। तो हमारी सैन्य परंपरा को बचाने का ये सारी कवायद है। आप देखिए, मैं छोटा सा कुमाऊं ग्रुप का ही बोलता हूँ। कुमाऊं ग्रुप का 20-25 साल पहले, 90s से पहले हर गांव में 15-20 बच्चे जो है, लड़के नौजवान हमारे कुमाऊं ग्रुप में भर्ती होते थे। आज चले जाओ, मैं ऐसे ऐसे गांव बता सकता हूँ जहां 15-20 साल से एक भी कुमाऊं ग्रुप में भर्ती ही नहीं हुई है। क्यों? क्या चमत्कार हो गया? अरे सन 47 में जब 2.5 लाख की फौज थी और आज करीब 14 लाख की फौज है, तो नफरी तो 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई। और ये क्या चमत्कार हुआ कि फौज बढ़ी और हीरो की नफरी कम होगी? इसका मतलब कहीं ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी। और ये जितनी हमारी सैन्य परंपरा है, ये इलाके की एक खासियत रही है, इस इलाके ने हरदम देश के लिए खून बहाया है। कभी भी आपको उपद्रव करने वाली ये कोई ऐसी घटना इस इलाके में नजर नहीं आएगी। नहीं आती, नहीं। ये हिंदुस्तान का पहला आंदोलन है जो एक कौम कह रही है भाई हमें देश पे मरने के लिए हक दे दो, हम देश के लिए लड़ना चाहते हैं। और आप ताजुब देखो, इतनी साल से मुहिम चल रही है, कभी आपने कोई भी ऐसा तमाशा या उपद्रव सुनते हुए किसी को सुना? शांति प्रिय होता है। पिछली दफा भी मुद्दा हुआ था तब भी शांति प्रिय होता, और अभी आगे बढ़ाएंगे तो भी शांति प्रिय होगा। बिल्कुल जी। तो आप ये बताएं, पूरे डिसिप्लिन में ढंग से, लोकतांत्रिक रूप से अगर कोई जायज मांग है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो सुनो। तो आप अच्छा फिर कोई नई चीज नहीं मांग रहे भाई? इस देश में पहले से 1 दर्जन से ज्यादा जातिगत क्षेत्र आधारित पलटन रेजिमेंटें हैं, तो भाई हम तो फिर फिर कहते जी आप जातिवाद को बढ़ा। भाई ठीक है, तो हमने लगता है जातिवाद बढ़ रहा है, तो भाई सब की तोड़ दो। आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। वो पता नहीं सारे हमारे दुश्मन क्यों बन रखे हैं। गोरखाओं की जब से ये नई स्कीम आई है, कहते हैं नेपाली गोरखा भर्ती नहीं हो रहे, तो खाली जगह किसको दे रहे हैं? पहाड़ी अन्य जो जातियां उनको दे रहे हो। एक अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वो जो सिख रेजिमेंट के जो थे सीनियर ऑफिसर्स, बोला जी हमारे को रंग रूट नहीं मिल रहे, रिक्रूट नहीं मिलनी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो पलायन कर गए या नशे की भी एक बहुत बढ़िया। अरे जिनकी इतनी भारी नफरी कर रखी उनके रंग रूट नहीं मिल रखे, और जिन जो कह रहे हैं हम छाती ठोक के भर्ती होना कर रहे हैं, उनकी आप नफरी नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये तमाशा है क्या भाई? ये जो इस तरह का सोतेला व्यवहार है ये बंद होना चाहिए, नया होना चाहिए। भाई सबकी तोड़ दो, और जो बालक फिट है उसको भर्ती कर लो, और कंधे पे नाम भारत रख दो, किसी को कोई एतराज नहीं। या फिर अगर तुम कह रहे हो दमदार बात है ये कि सबकी तोड़ दो और कंधे पे भारत का नाम लिख दो, किसी को एतराज नहीं होगा। इसमें राव साहब की बात का जी बताइए, ये भाषा बताएंगे। कंधे पर जैसे हम भारतीय इसमें लिखते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तो इसमें इंडियन आर्मी कर दो, जातिवादी खत्म कर दो, तो सबका बराबर हो जाएगा। या फिर सरकार से मेरी ये मांग है कि हो सकता है उन्होंने संख्या के हिसाब से हमारे जैसे ग्रेनेडियर में, महार में, इसमें और रेजिमेंटों में कर रखा है, तो उनको तोड़कर हमारे कमाऊ बना दो। नहीं, ये सॉरी, कमाऊ में से हटा करके हाई रेजिमेंट अलग बना दो। अगर सबके बनाते हो तो हमारे बना दो। स्ट्रेंथ रखनी है तो लेकिन कंधे पे हम जो हमारे कंधे पे तो कमाऊ, हमारे कंधे पे ग्रेनेडियर, हमारे कंधे पे मार, और हम जो है ना शहादत हम देते हैं। तो ये जो है ना कि इस इलाके की मांग है, एक इस जाति का दुख तो है,
भी शहादत हम देते हैं और कंधे पे नाम दूसरे पे, तो हमारे को कंधे पे नाम चाहिए। धन्यवाद। यहाँ से युवाओं की लेंथ की हम बात करें तो यहाँ 6 फुट के, 8 फुट के, 7 फुट के युवा भर्ती होते हैं। और रही शहीद की बात है, हर बार देखते हैं कि अहिरवाल के अंदर भी हर गांव से कोई ना कोई युवा शहीद होता है। मानो एक आधा गांव ऐसा नहीं है जो शहीद नहीं होता। तो वो क्यों शहीद होते हैं? वो अपने देश के लिए शहीद होते हैं। और इसी मांग को लेकर अभी यहाँ पे हमारे साथ एक फौजी भाई बना है, तो इसका क्या कहना है इसी मुद्दे को लेकर, ये भी यहाँ पूछे हैं। बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम जी विकास है, मैं सोंदरा से हूँ। जी बताइए। यही है कि राव साहब ने जो आंदोलन चला रखा है और सभी ने आंदोलन चला रखा है रेजिमेंट का, उसके लिए हम समर्थन देने के लिए आए हैं। और इनकी अगली पीढ़ी है जो ये इन्होंने मुहिम चला रखी है, उसको आगे ले जाने का ये दायित्व हमें देंगे, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सरकार से हमारी यही मांग है कि हाई रेजिमेंट जो सभी को हक दे रखा है, हमें हमारा हक है, हमें भी हक दिया जाए जी। क्योंकि हक की लड़ाई के लिए हर कोई आगे आता है, हर क्षेत्र में इसी तरह मांगे होती हैं। लेकिन यहाँ जो इस इलाके की जो मांग है, एयर रेजिमेंट की जो मांग है, इसको क्यों दबाया जा रहा है? मेन बात यही है, इसको क्यों दबाया जा रहा है? पिछले काफी दिनों से ये मांग बढ़ रही है और इन्होंने आंदोलन किया, अभी भी फिलहाल उसके अंदर दोबारा है जोर पकड़ रहा है। कुछ और कहना चाह रहे थे बाबूजी, अभी बताएंगे। मैं ये कह रहा था कि जैसे दूसरे ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रेनेडियर्स का हो गया, मार हो गया, गार्ड्स हो गया, इसमें भी हमारी नुमाइंदगी कहाँ है? मैं आपको बड़े मतलब उसके छोटे से उसके ऊपर रखना चाहता हूँ। डोगरा की कितनी आबादी है? नॉर्मल है, एक छोटे से क्षेत्र में सीमित है। हिमाचल जे&के का थोड़ा सा हिस्सा और क्या नाम है पंजाब का थोड़ा सा मामूली नाम मात्र का हिस्सा। आपने कभी उनकी नफरी सुनी है? डोगरा रेजिमेंट, डोगरा स्काउट, जैक राइफल्स, जैक लाई, ठीक है ना, ग्रेनेडियर्स, आरटी, आर्मर्ड, सबके अंदर हिस्सेदारी। पंजाब रेजिमेंट 50%। ये एक जो छल किया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि नफरी के हिसाब से भर्ती के, एक नफरी से, नफरी कैसे? नफरी के हिसाब से जे&के ऊपर जो है उसमें कितनी लद्दाख रेजिमेंट है, जेके राइफल्स है, जैक लाई है, ठीक है ना, डोगरा है। आप ये देखिए इतना बड़ा छल किया जा रहा है। और आम आदमी को, चाहे वो नौकरी करके आ रहा हो सेना में, उसको अभी भी सच्चाई नहीं मालूम। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी, अरे ग्रेनेडियर में क्या है हमारे पास में? ग्रेनेडियर में 3 कंपनियां हैं सिर्फ अहिरों की, 5, 18 और 22 के अंदर। इतनी बड़ी कौम की 3 कंपनियां बस। हमसे ज्यादा बेहतर तो कायम खानी है, इतने से कायम खानी है, शेखावटी के क्षेत्र में नाम मात्र के हैं, और हमसे दुगनी से ज्यादा नफरी लिए बैठे हैं। वजह यह है सारा ऐसा ताना बाना रच दिया है। और आम आदमी के पास तो इतना टाइम है ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी गफलत में जी रहा है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और जब धीरे धीरे ये सच्चाई पता कर रही है तो वो अपने आप को हताश पा रहा है कि लड़े तो कहाँ लड़े, बोले तो किसको बोले, बात आगे पहुंचाए तो किसको। मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ। एक रिटायर्ड जज साहब मेरे को बात हुई, बोला जी ये रेजिमेंट ऐसे वो है, तो मैं बोला हाँ जी। बोला ऐसा है, इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम करनी पड़ेगी कि अब जो है एक एक्ट पास करना पड़ेगा। अब बताओ मैं क्या बोलूं? रिटायर्ड जज जिसको हम सोचते हो कि दुनिया का सारा कानून मालूम होगा, उसको जो ये रेजिमेंट का कुछ नहीं मालूम है, तो आप उम्मीद करिए कि आम आदमी को कितना मालूम है। ये एक ऐसी जो है ना एक मुहिम है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। जो सत्ता में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फैसला लेना है, और वो सुनना भी नहीं चाहते। ये कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? ये इसके बारे में बताइए, कमी क्यों है? ये कमी बनने की 3 चीजों में है जी। आम आदमी में भी है। आम आदमी जो है जब तक जगेगा नहीं लोकतंत्र में, अपने हकों के लिए सचेत नहीं होएगा, खड़ा नहीं होएगा, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी गलती जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से हमारी बात रखें, वो भी दुबक रहे हैं, उनको मुद्दे का ही नहीं मालूम, ठीक है ना। तीसरा जो फौज में ऊपर बैठे हुए हैं, उनको मालूम तो है लेकिन सच बोल के कोई राजी नहीं है। सामने नहीं बोलते, सामने नहीं बोलते। सबको मालूम है दिक्कत कहाँ, दिक्कत नहीं है, सबको मालूम है भाई जी। ये जो चीजें हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। अभी एक PIL डाली हुई है हाई कोर्ट के अंदर, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी ने और कई साथियों ने डाली थी कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में भर्ती किस आधार पे? अगर कोई कहे भाई काबिलियत के हिसाब से, कैसी काबिलियत भाई? प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में फिक्स है जाट, राजपूत और सिख, ये 3 कौमी भर्ती होगी। यहाँ इस दोंगड़ा का 7 फीट 9 फीट का आदमी मिला, कभी जिंदगी में उसके लाइन में भी नहीं लग सकता। क्यों? वो पैमाना पहला ये है कि आपकी जाति क्या है भाई। दूसरे पैमाने हैं जो कद काठी का है, टेस्ट का है, दौड़ भाग का, वो तो बहुत बाद में आता है।
इस सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। दूसरी चीज एक और बताते, हम एक नेता के पास गए, पता है उस नेता को सारी कहानी बता दी, सब कुछ कर लिया। लास्ट में पता क्या बोलता है, एक मेजर जनरल जयपुर में बैठा हुआ है, मैं उससे वेरीफाई करूंगा। तू न जयपुर जा पाए न मेजर जनरल के पास में टाइम है, सच्चाई कौन बताएगा। बहुत मतलब कमियां तो हैं चारों तरफ से, लेकिन भाई कमियां धीरे धीरे दूर होंगी। आम आदमी जब सचेत हो जाएगा, तो मैं तो कह रहा हूं जब 370 हट सकती है, जिसकी सपने में भी किसी ने नहीं सोची कभी थी, नहीं सोचा था। तो ये तो एक मामूली सी बात है, एक तो छोटा सा फैसला है। जरूर जो है रेजिमेंट बनेगी, हो सकता है 1-2 पीढ़ी लग जाए, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। धन्यवाद सर। तो जो आपने देखा इसके बारे में विचार करके, विशेषकर हमारी सरकार से और हमारे इस जो मांग है अहिरवाल के, अहिर क्षेत्र की जो मांग है, अहिर रेजिमेंट की मांग है, इसके बारे में विचार करके इसको जितना भी जल्दी हो इस पे ठप्पा लगा दिया जाए, ताकि इस प्रकार के जो ये मुद्दे उठ रहे हैं बार बार, इसको न उठाया जाए और यहाँ के युवाओं के कंधे पे भी अहिर रेजिमेंट का नाम हो। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप देख साहब, नमस्कार सर।